हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका मोबाइल एजुकेशन में। और आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है मीजल्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम मीजल्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और क्यों होता है। चलिए, तो दोस्तों मीजल्स की अगर बात करें तो मीजल्स को अपन हिंदी में या फिर लोकल लैंग्वेज की बात करें, इसमें अपन इसको बोलते हैं खसरा। क्या बोलते हैं दोस्तों? खसरा। जो आपने सुना होगा बहुत बार कि ये जो खसरे वाली बीमारी होती है ये मोस्टली बच्चों में देखने को मिलती है और कम्युनिटी में बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है। ये मतलब कि बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस की वजह से होता है। इसमें मोस्टली शुरुआती दौर में बुखार आता है, बहुत ज्यादा जो है इंसान को बुखार होता है। उसके बाद में इसमें धीरे धीरे जो है पूरे बॉडी पे लाल लाल धब्बे दाने जैसे निकलते हैं और पूरा बॉडी पे जो है लाल लाल दानों से भर जाता है शरीर। और इसी तरह से ये जो बीमारी होती है, चलिए इसको जानते हैं ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इसको किस तरह से अपन ट्रीट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें अगर अपन इसकी डेफिनेशन की, तो इट इज ए हाईली infectious viral disease which characterized by fever, red eye, runny nose, coughing and rashes spreading। दोस्तों जो खसरा है इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज होती है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? बुखार होगा, रेड आईज होंगी, रनी नोज होगी, कफिंग होगी और रेसेस स्प्रेड होंगे। स्प्रेड मतलब फैलना होता है, मतलब इस पे जो दाने होते हैं, रेसेस होते हैं, वो इसमें जो है पूरी बॉडी पर फैलने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। इस इंसान में जो है बुखार होगा, आंखें लाल हो जाएंगी एकदम, जैसे दारू पीने वाला जो होता है ना, एकदम पियक्कड़ वाली आंखें हो जाएंगी इसकी। उसके बाद में रनी नोज मतलब नाक भाग गई। अरे ऐसा नहीं है, रनी नोज का मतलब होता है नाक का बहना, नाक से बूंद बूंद सिंचाई होगी, टप 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 टप, मतलब पानी टपकता रहेगा। कफिंग, वो बहुत ज्यादा खांसी करेगा। एंड रेसेस अपीयरेंस का मतलब होता है कि उसकी बॉडी पे ऐसे डॉट 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 ऐसे जो है लाल कलर के धब्बे बने होंगे, पूरे बॉडी में रेसेस देखने को मिलेंगे। इस तरह की होती है दोस्तों ये बीमारी। इस बीमारी की बात करें अगर, ये मोस्टली होती है किसमें? मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रंस। ये मोस्टली किसको अफेक्ट करती है दोस्तों? चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है। उसके बाद में अगर बात करें अपन इस बीमारी की, तो ये बीमारी के कुछ और नाम भी हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, चलो, आल्सो नॉन एज मीजल्स को और भी कई नामों से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अपन इसका नाम। एक होता है रेड स्पॉट, दूसरा होता है रूबियोला, तीसरा होता है 4-day फीवर एंड चौथा होता है फर्स्ट डिजीज। दोस्तों इसके 4 अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पे जैसे अपने गांव में होते हैं ना कि एक का नाम प्रवीण था, उसी को ऐसे गांव में लोग आपस में ऐसे बोलते थे कालिया। तो मतलब उसका नाम था, एक्चुअल क्या था? प्रवीण था, लेकिन बोलते क्या थे? कालिया बोलते थे। मतलब प्रवीण ही कालिया है और कालिया ही प्रवीण है। वही काम है इसका भी कि इसके भी वैसे तो मीजल्स है, हिंदी में अपन खसरा बोलते हैं इसको, लेकिन इसके कुछ और नाम भी पड़े हुए हैं, जैसे कि रेड स्पॉट भी इसको कहते हैं, जैसे कि रूबियोला भी इसको कहते हैं, जैसे कि 4-day फीवर भी कहते हैं और ऐसे ही फर्स्ट डिजीज भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कारण क्या है। जैसे कि भाई प्रवीण का नाम कालिया पड़ा। कालिया क्यों पड़ा? क्योंकि वो काला दिखता है, उसकी शक्ल जो है वो काली एकदम भूस है वो, है ना, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कालिया बोल देते थे। लेकिन क्या है कि मीजल्स है, इसके 4 नाम है। लोगों के एक नाम अच्छे से नहीं, यहाँ पे 4 नाम है, ठीक है। तो इसके 4 नाम क्यों है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर अपन, तो रेड स्पॉट इसको क्यों कहते हैं? देखो दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, जो रेसेस अपीयर होते हैं ना,
जो दाने निकलते हैं वो एकदम रेड कलर के देखने को मिलते हैं, मतलब रेड रेड कलर के लाल लाल धब्बे बन जाएंगे पूरी बॉडी पे, तो इसीलिए वो लाल लाल एकदम टमाटर की तरह लाल दिखेगा वो इंसान, तो इसीलिए इसको रेड स्पॉट कह देते हैं। इस बीमारी का नाम दूसरा दे दिया रेड स्पॉट। उसके बाद में आता है दोस्तों रूबियोला। रूबियोला जो होता है, रूबियोला इसको इसलिए कहा क्योंकि जो इसका वायरस है ना भाई, देखो बीमारी है वायरल, तो वायरस ही इसका पॉजिटिव एजेंट होगा जो इसको कॉज कर रहा है, जो इस बीमारी को करने का कारण बन रहा है। तो उस कारण का जो ये वायरस है ना, वो वायरस का नाम रूबियोला है। उस वायरस का नाम क्या है? रूबियोला है। इसीलिए वो उस रूबियोला वायरस की वजह से हो रही है, इसीलिए इसको बोल दिया रूबियोला। दोस्तों एक और वर्ड भी होता है रूबेला। देखो रूबेला भी होता है, इधर लिख देता हूं मैं रूबेला। रूबेला और रूबियोला ये दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि रूबेला क्या है और रूबियोला क्या है। क्या रूबेला और रूबियोला एक है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। रूबियोला जो है अपन मीजल्स को कहते हैं, और रूबेला जो है ये खुद एक अलग वायरल डिजीज है। तो ये बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसको इसके साथ में नहीं संबंध नहीं बनाना है इसका कुछ भी। उसके बाद में इसको फॉरडे फीवर क्यों कहते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हमने देखा है इसमें बुखार आता है, और इसमें इसमें जो बुखार होगा वो मोस्टली 4 दिन तक रहता है लगभग ज्यादातर, तो इसीलिए इसको फॉरडे फीवर भी कहते हैं। और उसके बाद में आता है फर्स्ट डिजीज। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार यही डिजीज आई थी, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि इसको फर्स्ट डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि ये जो बीमारी है ना, इसमें रेसेस अपीयर होते हैं। रेसेस मतलब है दाने दाने निकलना, ठीक है। अब रेसेस जो निकलते हैं वो ऐसे कई सारी बीमारियों में निकलते हैं, इसी में नहीं बल्कि कई सारी, जैसे कि अभी हमने रूबेला पढ़ा था उसमें भी दाने निकलते हैं, चिकन पॉक्स में दाने निकलते हैं, स्मॉल पॉक्स में भी दाने निकलते हैं। तो ऐसे ही काफी सारी बीमारियां हैं। स्कारलेट फीवर में भी दाने निकलते हैं। तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं। उनका क्या हुआ कि एक बार साइंटिस्ट ने सोचा कि यार क्यों ना इनको क्लासिफाइड कर दिया जाए, इनको जो है नंबर वाइज से डिवाइड कर दिया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए अपन कभी चैप्टर पढ़ते हैं तो मतलब जब अपना एग्जाम होता है उसमें अपन प्रायोरिटी वाइज रख देते हैं कि भाई मुझे पहले फंडामेंटल पढ़ना है, उसके बाद मुझे एमएसएन पढ़ना है, उसके बाद सीएचएन पढ़ना है, ऐसे कर देते हैं ना डिवाइड कि भाई पहले ये पढ़ूंगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, ऐसे कर देते हैं। ऐसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन कुछ जो रेसेस वाले डिजीज है जिनमें रेसेस अपीयर होते हैं उनको क्या किया, क्लासिफाइड किया, ठीक है। और उस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले नंबर पे रखा मीजल्स को। किसको रखा? फर्स्ट नंबर पे रखा था मीजल्स को, सेकंड नंबर पे रखा था स्कारलेट फीवर को, थर्ड नंबर पे रखा था, थर्ड डिजीज में रूबेला को, ठीक है। तो इसी तरह से जो है और भी कई सारी बीमारियां हैं, उनके नाम भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप रखे गए थे। सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझना है कि ऐसे इसको स्टेप बाय स्टेप रखा गया था। इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन थी? जो है फर्स्ट नंबर पे थी है मीजल्स, ठीक है, इसीलिए इसको फर्स्ट डिजीज कहा। उसके बाद हम बात करें अगर अपन कि इसका जो बीमारी है ये किसने की, तो ये तो आप जान ही चुके हैं कि इस बीमारी को करने वाला वायरस है। लेकिन वायरस जो है, वायरस तो बहुत सारे होते हैं, अब कौन सा वायरस है उसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट। कौन है इसका पॉजिटिव एजेंट? दोस्तों पॉजिटिव एजेंट अभी हमने पढ़ा था कि इसका पॉजिटिव एजेंट होता है रूबियोला। कौन होता है? रूबियोला। बट इसी को अपन क्या बोलते हैं? आरएनए पैरा मिक्सो वायरस। क्या बोलते हैं? आरएनए पैरामिक्सो वायरस अपन इसको कहते हैं, और इसे अपन रूबियोला भी कहते हैं। इसीलिए जो इसका पॉजिटिव एजेंट होगा वो कौन होगा? रूबियोला वायरस या फिर आरएनए पैरामिक्सो वायरस, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। और इसकी भी फैमिली की बात करें अगर, तो इसकी फैमिली होती है दोस्तों मॉर्बिली फैमिली से आता है। ये किससे आता है? मॉर्बिली फैमिली से। ऐसा आता है ना, कोई किस फैमिली से आता है, कोई किस फैमिली से आता है, जैसे हमारी अलग अलग फैमिलीज होती है। तो ऐसे ही ये जो वायरस है इसकी भी फैमिली है, और इसकी फैमिली का नाम क्या है? मॉर्बिली वायरस है, ठीक है। मॉर्बिली फैमिली से आता है ये। तो उसके बाद में अगर बात करें अपन, इसका पॉजिटिव एजेंट हो गया। अब पॉजिटिव एजेंट सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि भाई डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में कॉज किसने की, अब ये हमें समझ में आ गया। तो अब हमें जानना क्या है? हमें ये जानना है कि भैया ये बीमारी जो है, ये बीमारी फैलती कैसे है, एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जाती है। वायरल डिजीज है, हमने ये भी पढ़ा है कि हाईली इन्फेक्शियस है, तो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो कैसे फैलेगी दूसरे इंसानों में। तो सबसे पहले अब हमने क्या पढ़ना है इसके अंदर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जो एमओटी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दोस्तों, कैसे फैलती है? ये मोस्ट कॉमनली फैलती है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन।
मोस्टली बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अपने मुंह से जो ड्रॉप आती है, नाक से जो ड्रॉप आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाक में तो मुंह ड्रॉप डालते हैं, आंख में तो ड्रॉप डालते हैं, आती कहाँ है। दोस्तों जब अपन कफ करते हैं, खांसी करते हैं ना अपन, जब खांसी करते हैं या स्नीज करते हैं, मतलब छींक आती है, तो माउथ से, नोज से बहुत ज्यादा ड्रॉप्स आते हैं, पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है बाहर आते हैं इन्वायरमेंट में। और इस बीमारी के अंदर हमारा जो मोस्टली रेस्पिरेटरी वाला पार्ट है, यही अफेक्ट होता है। इसीलिए जब इंसान कफ करता है या स्नीज करता है, तो इसमें प्रेजेंट जो वायरस है वो क्या होता है, वो बाहर निकल करके इन्वायरमेंट में आ जाता है। और बाई चांस अगर सामने कोई इंसान खड़ा हो, तो ये इन्वायरमेंट में डायरेक्ट इन्फेक्टेड, मान लीजिए ये कोई पर्सन है जिसको क्या है, मीजल्स हो रखा है, ये पेशेंट है, और ये कोई नॉर्मल इंसान है, ठीक है, इसको कुछ नहीं हो रखा। जैसे ही इसने कफ किया तो जो ड्रॉप थे वो निकल कर आए और इसके ऊपर आ गई है। अब इस इंसान के माउथ में चले गए, या फिर नोज में चले गए, या फिर ये आंख में चले गए, कहीं पे भी चले गए, तो वायरस जो है इसके थ्रू वायरस किस में चला गया, दूसरे इंसान में चला गया। तो ये जो है मोस्ट कॉमनली रूट होता है, क्योंकि इंसान कफ, ऐसा जो पेशेंट होगा वो कफ करता रहेगा, इसको जो है कफिंग आती रहेगी, तो सामने अपन बात कर रहे होते हैं उस टाइम भी आ सकती है कफिंग, तो किसी को भी फैल सकता है। मोस्ट कॉमनली किससे फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, ठीक है। उसके बाद में ये किसिंग से भी फैल सकता है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसप्लेशेंटली भी फैल सकता है, ट्रांसप्लेशेंटल भी फैल सकता है। तो किसिंग से कैसे फैलेगा ये तो आप जानते ही है, लेकिन ट्रांसप्लेशेंटल का मतलब और समझा देता हूं। ट्रांसप्लेशेंटल का मतलब होता है प्लेसेंटा वाले रूट से। प्लेसेंटा का मतलब जानते हैं आप, जैसे मान लीजिए किसी मदर को, मतलब प्रेग्नेंट मदर है, उसको मीजल्स हो रखा है। अब उसको मीजल्स अगर हो रखा है, तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर भी ये जो बीमारी है वो फैल सकती है। मान लीजिए कोई मदर है, तो मदर से प्लेसेंटा के जरिए से किस में चली जाएगी, उसके बच्चे में चली जाएगी। और अगर मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाती है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्रांसप्लेशेंटली, ठीक है। ट्रांसप्लेशेंटल रूट से जाएगी, तो इससे भी जा सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली किससे जाती है दोस्तों, हमें याद रखना है जो इंपॉर्टेंट वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और इसके साथ में जो एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये फीको ओरल रूट से नहीं फैलता है, ठीक है। तो चलिए, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब किस तरह से फैलेगा, वो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया। अब आपको एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है कि मान लीजिए अगर ये ड्रॉपलेट से फैल रहा है और किसी इंसान को ये बीमारी हो रखी है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि भैया उस इंसान को घूमने दिया जाए कि जा भाई मार्केट घूम के आ, जा भाई इधर घूम के, ऐसे छोड़ दिया जाए? नहीं, उसको पकड़ के ना बंद कर दिया जाए एक रूम में, तब सही रहेगा ना भाई। किसी दूसरे को तो नहीं फैलाएगा, चलो उसको हो गया जो हो गया, लेकिन अब दूसरे को तो नहीं फैले कम से कम। तो इसलिए क्या करें अपन, उसको पकड़ के बंद कर दे। अब बंद करने को बोलते हैं आइसोलेशन। क्या बोल देते हैं अपन, आइसोलेशन। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को आइसोलेशन करना पड़ेगा। अपन को आइसोलेशन करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा वाला आइसोलेशन करना पड़ेगा? आइसोलेशन कई प्रकार के होते हैं। आइसोलेशन अपन को करना पड़ेगा यहाँ पर इसका एयरबोर्न आइसोलेशन। क्या करना पड़ेगा, एयरबोर्न आइसोलेशन, ठीक है। एक कॉन्टेक्ट आइसोलेशन भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पर एयरबोर्न आइसोलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैल रहा है, ड्रॉपलेट से फैल रहा है। एक जगह से हवा में, मतलब माउथ से किस में जा रहा है, हवा में जा रहा है, और इन्वायरमेंट से इस वायु के थ्रू ये फिर जो है कहाँ पे फैल रहा है, दूसरे इंसानों में फैल रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये, क्योंकि जो ये इन्फेक्शन है वो एयर में आ जाता है, तो इसीलिए अपन एयर में ना फैले वो बीमारी, इसीलिए अपन एयरबोर्न आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को, ठीक है। एयरबोर्न आइसोलेशन देंगे इसको। लेकिन आइसोलेशन कब करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आइसोलेशन अपन को करना पड़ेगा, लेकिन आइसोलेट अपन इसको कब करेंगे? तो दोस्तों आइसोलेशन करने के लिए अपन को जो है आइसोलेशन करना होगा इसको 7 days from rhesus appearance। रेसेस अपेयर होने से लेकर के 7 दिन तक अपन इसको क्या करेंगे, आइसोलेट रखेंगे, अलग रखेंगे, ठीक है। दूसरे पेशेंट से इसको अलग रखेंगे। कब तक रखेंगे? 7 दिन के लिए रखेंगे। कब रखेंगे? जब रेसेस अपेयर होने चालू हुए उस टाइम से लेकर के 7 दिन तक अपन इसको अलग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है दोस्तों इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अपन देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब समझेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर किया,
इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें अपन, तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर किया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इस बॉडी के अंदर क्या हुआ, एंटर किया मान लीजिए ये 1 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख को एंटर किया। एंटर करने के बाद में इसने इसमें क्या किया, ग्रोथ किया। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये जाएगा, जाने के बाद में तुरंत ब्लास्ट कर देगा और बॉडी बीमार हो जाएगी, नहीं, ये जैसे ही एंटर करेगा बॉडी के अंदर जाएगा, फिर ये अपनी संख्या को ग्रोथ करेगा। 1 से 1 गया था, 1 से ये फिर ज्यादा हो जाएंगे, 2 4 10 5 20 50, ऐसे करके ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 20, तो ऐसे करके इसमें इनकी ग्रोथ होगी। अब ये माइक्रोनियम जब इतना लेवल बढ़ा लेगा कि बहुत ज्यादा जब ये इसका लेवल हो जाएगा, तो फिर ये हमारी बॉडी में अफेक्ट करने लगेगा, सेल को डैमेज करने लगेगा और बीमारी को फैलाने लगेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, सिम्टम आने लगेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, क्लिनिकल सिम्टम आएंगे। तो जो फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम आएगा, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं वो आया 12वें दिन। कब आया, 12वें दिन आया, मतलब 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, 1 तारीख को ये माइक्रोनियम एंटर किया और 12वें दिन जो है इसके सिम्टम आने चालू हुए। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन रहा ना इसका, इसी को बोलते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब फर्स्ट माइक्रोनियम एंटर किया, एंटर करने से लेकर के उसका फर्स्ट जो सिम्टम आया उस तक का जो पीरियड, टाइम पीरियड रहेगा वो कहलाएगा इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो ये जो है हर बीमारी का अलग अलग होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ना दोस्तों, वो हर बीमारी का अलग अलग होता है। अब हो सकता है कि कोई माइक्रोनियम 10 दिन में ग्रोथ करके बहुत ज्यादा हो जाए, कोई माइक्रोनियम 2 दिन में ही ग्रोथ कर ले बहुत ज्यादा हो जाए, कोई माइक्रोनियम को 10-20 दिन लगते हैं, किसी को 2-4 साल भी लगते हैं, तो अलग अलग होता है। हम मीजल्स की बात करें तो दोस्तों इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा जो वो रहेगा 10 से लेकर 14 दिन का। 10 से 14 दिन का जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। 10 से 14 दिन के अंदर अंदर ये जो है ग्रोथ कर जाता है और इसका फर्स्ट सिम्टम आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन इसके साथ में हमें एक चीज और समझनी है कि जो इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी का है वो अपन आगे समझेंगे। सबसे पहले अपन ने मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में हमें समझना है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या समझेंगे दोस्तों, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में समझेंगे कि इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं और कौन कौन से सिम्टम आते हैं। चलिए दोस्तों, इसके जो सिम्टम है उसको अपन ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले अगर बात करें अपन, पहला है प्री इरप्टिव फेज, दूसरा है इरप्टिव फेज और तीसरा है पोस्ट मीजल फेज, ठीक है। 3 फेजेस में बांट दिया अपन ने इसको। सबसे पहला फेज क्या था? पहला फेज था दोस्तों प्री इरप्टिव फेज, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले क्या होता है प्री इरप्टिव फेज। दोस्तों प्री इरप्टिव फेज इसी का दूसरा नाम भी है प्रोडर्मल फेज। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोडर्मल फेज, प्रोडर्मल फेज, और इसी को अपन प्री इरप्टिव फेज भी कहते हैं। दोस्तों जो प्रोडर्मल फेज है या प्री इरप्टिव फेज है, इसका मतलब होता है इसके अंदर अभी तक जो है इरप्शन नहीं हुआ है, मतलब इसमें अभी रेशेस नहीं आएंगे, लेकिन बीमारी शुरू हो चुकी है, इसमें सिम्टम आ रहे हैं। सिम्टम कौन से आ रहे हैं दोस्तों? इसमें सिम्टम आते हैं नॉर्मली, जैसे कि सबसे पहला इनिशियल कंप्लेन जो होगी उसकी, इनिशियल कंप्लेन of patient is high grade fever। तो शुरुआती दौर में इसको क्या होगा दोस्तों? हाई ग्रेड फीवर आएगा, बहुत ज्यादा तेजी से बुखार आएगा। उसके बाद में इसको जो है इसकी आंखों में, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसकी आंखें भी अफेक्ट होती है, इस लाल लाल आंखें हो जाती हैं, इसको कफिंग भी होती है, इसका जो नोज है, नोज से रनी नोज भी होती है, तो वो सारी चीजें होंगी। उसी के लिए हमने एक इसको ट्रिक से याद रखा है, इसमें जो सिम्टम आएंगे वो 3C सिम्टम कहलाएंगे। 3C सिम्टम आते हैं इसमें। तो पहला सी, दूसरा सी, तीसरा सी। पहले सी से मान लेते हैं अपन, क्या मानते हैं? कोरिजा, इसमें कोरिजा होगा। दूसरा इसमें कफिंग होगा, कफिंग। तीसरा इसमें कंजक्टिवाइटिस, इसमें कंजक्टिवाइटिस होगा।
दोस्तों कोरिजा का मतलब होता है नाजल म्यूकोजा के इन्फ्लेमेशन, इसीलिए रनी नोज होती है, नाक जो है पानी बहता है नाक से। दूसरा इसमें कफिंग होगी, खांसी होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि कफिंग भी होती है इसमें। तीसरा इसमें कंजक्टिवाइटिस होगा, कंजक्टिवाइटिस होता है इसीलिए इसमें जो है इंसान को रेड आई हो जाती है, लाल लाल आंखें हो जाती हैं एकदम दारू पीने वाली जैसी। और इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर फोटोफोबिया देखने को मिलेगा आंखों में। फोटोफोबिया का मतलब वो इंसान जो है चकाचौंध में जाने से डरेगा, उसको धूप में जाने से डर लगेगा, क्योंकि दर्द होता है आंखों में जब ये धूप में जाएगा। तो कंजक्टिवा का मतलब होता है जो हमारी आंखों की लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, कंजक्टिवा। इसी की वजह से जो है रेड आई देखने को मिलेंगी और फोटोफोबिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिम्टम होते हैं। उसके बाद में इसमें एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वो होता है कॉप्लिक स्पॉट। कौन सा स्पॉट? कॉप्लिक स्पॉट। दोस्तों जो कॉप्लिक स्पॉट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का मीजल्स का, कि कॉप्लिक स्पॉट इसमें देखने को मिलता है। कौन से वाले फेज में देखने को मिलता है? प्री इरप्टिव फेज में। ये कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है दोस्तों? इस स्पॉट को अपन बोलते हैं इस स्पॉट में क्या होता है, जो बक्कल म्यूकोजा होती है, मतलब गाल का जो अंदर वाला पोर्शन होता है, इस पे एक व्हाइट कलर का जो है धब्बा, मतलब व्हाइट कलर का एक जैसे छाले हो जाते हैं ना, उस तरह का यहाँ पर अपीयरेंस होता है हमारे बक्कल म्यूकोजा पर। इन अंदर की साइड, गाल के अंदर की साइड जो सेकंड मोलार टीथ होता है नीचे वाले जबड़े का, उसके जस्ट सामने एक व्हाइट कलर का धब्बा जैसा हो जाता है, उसी को बोलते हैं अपन कॉप्लिक स्पॉट। और इस स्पॉट की खासियत ये है कि ये ऊपर से तो ब्लूइश व्हाइट कलर का होगा और इसका जो बेस होगा ना नीचे से, उसका बेस जो है रेड कलर का बेस होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें अगर अपन कि ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मतलब अगर किसी में कॉप्लिक स्पॉट दिखाई दे रहा है तो वो इसका मतलब गारंटी देता है कि उस इंसान को क्या हो गया है, मीजल्स हो गया है। ठीक है, तो कॉप्लिक स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसमें और क्या देखने को मिल सकता है प्री इरप्टिव फेज में? दोस्तों प्री इरप्टिव फेज में जो है यहाँ पर सोर थ्रोट भी देखने को मिल सकता है। सोर थ्रोट मतलब फेरेंजाइटिस, गले का इन्फेक्शन हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो किस में देखने को मिलेंगे? प्री इरप्टिव फेज में। शुरुआती दौर में ये वाले सारे के सारे साइन सिम्टम इस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। और इनके बाद में आता है इरप्टिव फेज, मतलब वो वाला फेज जिसमें रेसेस अपीयर होंगे। और रेसेस अपीयर कैसे होते हैं वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। पहला हमने पढ़ा प्री इरप्टिव फेज, अब हम पढ़ेंगे इरप्टिव फेज। तो दूसरा कौन सा होगा दोस्तों? दूसरा फेज जो आएगा वो इरप्टिव फेज होगा। ठीक है, दूसरा जो फेज है इरप्टिव फेज है। इरप्टिव का मतलब होता है दोस्तों दाने दाने जो होंगे वो अपीयर होंगे हमारी बॉडी पर। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये दाने जो है वो स्टार्ट कहां से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दाने होंगे वो कानों के पीछे से स्टार्ट होंगे। और जो दाने हैं इनको बोलते हैं अपन मैक्यूलोपैपुलार रेसेस। ठीक है, मैक्यूलोपैपुलार रेसेस। दोस्तों ये दानों का नाम है, जो ये दाने निकलेंगे, जो ये पिंपल्स निकलते हैं उनको बोलते हैं मैक्यूलोपैपुलार रेसेस। और ये जो दाने हैं वो कहां से निकलते हैं? वो निकलते हैं स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट ऑरिकल। पोस्ट ऑरिकल का मतलब होता है ईयर पिन्ना, ऑरिकल का मतलब ईयर पिन्ना और पोस्ट का मतलब पीछे। तो पोस्ट ऑरिकल का मतलब ये स्टार्ट होते हैं ईयर पिन्ना के पीछे से, स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट ऑरिकल, then within few hours involve face, and उसके बाद में then 2 to 3 then within 2 to 3 days it involve ट्रंक। मतलब दोस्तों जो इरप्शन होगा, इन रेसेस का इरप्शन होगा वो किस तरह से होगा? सबसे पहले इनको तो बोलते क्या है? मैक्यूलोपैपुलार रेसेस बोलते हैं। ये रेसेस स्टार्ट कहां से होंगे? तो ये स्टार्ट होंगे पोस्ट ऑरिकल से स्टार्ट होंगे, मतलब कान के पीछे से स्टार्ट होंगे। और उसके कुछ ही घंटों बाद में ये जो है क्या करेंगे? पूरे फेस को इन्वॉल्व कर लेंगे। यहां से स्टार्ट हुए, उसके बाद पूरे फेस पे हो जाएंगे। और फेस पे होने के बाद में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये पूरे ट्रंक को इन्वॉल्व कर लेंगे, पूरे बॉडी को इन्वॉल्व कर लेंगे। मतलब पूरे बॉडी पे जो है दाने 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 जैसे संरचनाएं बन जाएंगी और पूरे दाने दाने पूरे बॉडी पर हो जाएंगे। तो ये होता है ये इरप्टिव फेज। इस इरप्टिव फेज में जो है दाने निकलते हैं। कैसे निकलते हैं वो समझ लिया है। उसके बाद में लास्ट जो हमारा फेज आता है इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, मीजल्स की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का जो लास्ट स्टेज है वो होता है दोस्तों पोस्ट
मीजल स्टेज, पोस्ट मीजल फेज या पोस्ट मीजल स्टेज की बात करें तो ये वो स्टेज होता है जहां पर रिकवरी होना शुरू हो जाती है और जो है जो इंसान है उसको मीजल्स खत्म हो गया है, लेकिन इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें जो है इंसान को मोस्ट कॉमनली डायरिया होता है। डायरिया तो मतलब इसमें होगा ही होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों जो ये डायरिया है वो होता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। जब ये इन्फेक्शन होता है तो वो बैक्टीरियाज मर जाते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये उस बैक्टीरिया को मार देता है। अब वो जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, वो मरने की वजह से, उनकी वजह से जो है हमारी बॉडी में डायरिया हो जाता है। और इसके बाद में, मीजल्स के बाद में, ये डायरिया मोस्ट कॉमनली होता ही होता है। ठीक है, तो चाहे कुछ हो ना हो ये तो होगा ही होगा। उसके बाद में डायरिया होगा तो वीकनेस तो होगी ही होगी, वीकनेस हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी इसको। देन इसमें ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब इसमें ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगी इसमें दोस्तों। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो कब देखने को मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस में मिलेंगे? ये मिलेंगे दोस्तों हमारे पोस्ट मीजल स्टेज में, मतलब लास्ट वाले स्टेज में। ठीक है, इस तरह से हमारे 3 फेज हो चुके हैं। इसके जो सिम्टम है, सिम्टम्स के 3 फेज हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मीजल्स है, इस मीजल्स का मोस्ट कॉमनली इस पीरियड वाला टाइम कौन सा होता है? कहने का मतलब पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी या फिर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। दोस्तों ये बीमारी सबसे ज्यादा कौन से स्टेज में फैलती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, या फिर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी एंड पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी का मतलब होता है कि ये बीमारी मोस्ट कॉमनली कब कब फैल सकती है, सबसे ज्यादा तेजी से कब फैलेगी। तो एक इंसान से दूसरे इंसानों में ये फैलती है दोस्तों मोस्टली इन प्रोडर्मल स्टेज। कब फैलेगी दोस्तों? मोस्टली प्रोडर्मल स्टेज में फैलेगी। प्रोडर्मल स्टेज में हमने पढ़ा था दोस्तों, उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, उसमें जो है कोरिजा होता है, आंखों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, लाल आंखें हो जाती है, कफिंग होता है इंसान को। और ये वो स्टेज होता है दोस्तों जहां पर संभव नहीं है, इसका डायग्नोसिस संभव नहीं है, पता नहीं चलेगा हमें कि वो बीमारी को मीजल्स है या कुछ और है। तो इस स्टेज में जो है ये मोस्ट कॉमनली फैलता है। ये स्टेज कब से कब होता है दोस्तों? तो ये मोस्ट कॉमनली अगर अच्छे से अगर समझेंगे कब से कब फैलेगा तो अपन यहां पर समझ सकते हैं 4 डे बिफोर एंड 4 डे आफ्टर रेसेस डेवलप। मतलब रेसेस के डेवलप होने से, रेसेस अपीयर होने से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में, रेसेस अपीयर होने के 4 दिन बाद तक ये जो है बीमारी फैल सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 10 तारीख को अगर रेसेस अपीयर हुए तो 10 तारीख से 4 दिन पहले मतलब 6 तारीख से स्टार्ट होगा ये पीरियड, 6 तारीख से स्टार्ट होगा और 14 तारीख तक जो है ये फैल सकता है। मतलब ये जो वाला पीरियड रहेगा ना 6 से 14 दिन का, 6 से 14 दिन के बीच वाला जो पीरियड रहेगा ये पीरियड मोस्ट इन्फेक्टिविटी वाला पीरियड होगा। इस पीरियड में जो है ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल सकती है, क्योंकि इस पीरियड के अंदर इंसान को पता नहीं होगा कि मुझे मीजल्स हो चुका है। इस कंडीशन में वो घूमता रहेगा और ये बीमारी को दूसरों को बांटता रहेगा कि तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, कफिंग करेगा, डेफिनेटली दूसरे लोगों को मिलेगी ये बीमारी। तो इसी में जो है मोस्ट कॉमनली फैलती है, इसीलिए इसको पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कहते हैं, ये फिर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद में, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी के बाद में इसके डायग्नोसिस की। तो दोस्तों इसको कैसे डायग्नोस करेंगे अपन, इस बीमारी का कैसे पता लगाएंगे अगर ये बीमारी हो गई है किसी इंसान को? ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सिंपल है, डायग्नोसिस करना तो बहुत आसान है कि सबसे पहले तो बाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो सिम्टम आ रहे हैं क्या उनसे हमें नहीं पता चल जाएगा कि भैया उसको ये मीजल्स है? जैसे कि हमने पढ़ा भैया कॉप्लिक स्पॉट आएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ मीजल्स में ही आता है और किसी में नहीं आता है, तो डेफिनेटली इससे हमें पता चल जाएगा, देख कर पता लगा सकते हैं। फिजिकल
एग्जामिनेशन करेंगे उसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें बुखार होगा, चलो बुखार तो खैर फिर भी सब में होता है, लेकिन इसके जो दाने होंगे उनसे अपन असेस करेंगे कि वो पोस्ट ऑरिकल स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीजें अपन देखकर सबसे पहले जितने भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उससे अंदाजा लगाएंगे। उसके बाद में अपन ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या देखेंगे अपन, इसकी एंटीबॉडी बनी होगी हमारे बॉडी के अंदर की, इसके खिलाफ जो है हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनी होंगी, उनको चेक करेंगे। उसके बाद में इसमें जो है एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन अपन स्वाब कल्चर करेंगे, थ्रोट स्वाब या स्वाब कल्चर, थ्रोट स्वाब का मतलब होता है दोस्तों कि हम एक कॉटन और स्टिक से क्या करेंगे, ऐसी एक स्टिक होती है, मतलब एक छड़ी होती है, उसके ऊपर कॉटन लगा होता है, उसको अपन थ्रोट में डाल के उसका स्वाब निकालते हैं, कुछ कंटेंट निकालते हैं, सिक्रेशंस निकालते हैं, या फिर नोज में डालकर नोज के सिक्रेशंस निकालते हैं, जिसमें हम असेस करते हैं कि कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है या नहीं है। अगर है तो कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म है। अगर उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारा पैरामिक्सोवायरस या फिर जिसको अपन रूबियोला कहते हैं, अगर वो निकलता है तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सी बीमारी करता है, मीजल्स बीमारी करता है, और इससे हमें पता लग जाएगा कि ये बीमारी कौन सी है, मीजल्स है, ठीक है। इससे अपन इसका जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस के बाद में दोस्तों हमें पढ़ना होता है ट्रीटमेंट। मान लो हमने बीमारी का पता लगा लिया है, अगर बीमारी हमें पता लग गई है तो अब हम उसका इलाज ही करेंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले आप देखते हैं अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट जो है दोस्तों इसका क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें अपन, नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। दोस्तों इसका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इवन मैं तो कहूंगा कि मीजल्स का ही नहीं बल्कि दुनिया में जितनी भी वायरल डिजीज हैं, जो भी वायरस के द्वारा बीमारियां होती हैं, उनमें किसी का भी कोई भी ट्रीटमेंट संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी संभव नहीं है किसी भी ट्रीटमेंट का, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट। तो अब आप कहेंगे कि भैया अगर ऐसा है तो हम दवाई क्यों देते हैं, अगर किसी को मीजल्स हो जाती है तो उसको दवाई क्यों देते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि कोरोना वायरस है, वो भी वायरल डिजीज है, तो उसमें भी हम दवाई दे रहे थे। तो दोस्तों बिल्कुल भी वो ट्रीट करने के लिए नहीं दे रहे थे, हम दे रहे थे सिम्टोमेटिक दवाई, ठीक है। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो उसके सिम्टम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन दवाई देते हैं। जैसे कि मान लो अगर उसको बुखार आ रहा है तो उसको बुखार के लिए पीसीएम दे दी, अगर उसको दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए अपन एनाल्जेसिक दे देंगे। क्या दर्द उसकी बीमारी है? नहीं है। बीमारी क्या है? वायरस है, ठीक है, बीमारी है मीजल्स। क्या उसको बुखार बीमारी है? बुखार बीमारी नहीं है, बुखार सिम्टम है, बीमारी मीजल्स है। तो मीजल्स के लिए कोई भी दवाई नहीं है, दवाई है तो किसके लिए? बुखार के लिए है, दवाई है तो दर्द के लिए है। तो अपन उसके सिम्टम को खत्म करने के लिए दवाई देते हैं, ना कि उसकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ट्रीट करने के लिए दवाई है हमारे पास है ही नहीं। क्यों नहीं है उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि देखो दोस्तों, जो वायरस होता है ना, ये कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है कि भैया जो है ये स्ट्रक्चर इसको खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। वायरस जो होता है ये एक जेनेटिक मटेरियल है, मतलब ये एक जेनेटिक मटेरियल है। ये जो है किसी भी सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, हमारी ही नॉर्मल सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद में उसी को अपनी सेल बना करके उसी से ग्रोथ करवाता है खुद की। तो इसका मतलब है कि ये अगर अपन उसको मारने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी ही सेल को मारेंगे, ना कि उस वायरस को। तो वायरस कोई भी जो है कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसकी कोई स्ट्रक्चर होती नहीं है, उसका सिर्फ जेनेटिक कंटेंट होता है। तो वो जेनेटिक कंटेंट ही ग्रोथ करता है, उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं और उसको मारा नहीं जा सकता है। इसीलिए जो है इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो आई होप आपको ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, एक बात हो सकती है कि बीमारी होने से बचाया जा सकता है। भैया बीमारी को ट्रीट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि ट्रीटमेंट से ज्यादा अच्छा होता है उसका बचाव। तो पहले ही बचाव अगर कर लिया जाए तो ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन क्या होता है दोस्तों, चलिए वो देख लेते हैं। तो प्रिवेंशन में मतलब बचाव, इसका क्या करेंगे अपन, ऐसी स्थिति में क्या बचाव कर सकते हैं अगर किसी को हो जाए तो भी, और अगर किसी को नहीं हुआ है तो उससे पहले। तो सबसे पहले तो बात करें अगर अपन कि वैक्सीनेशन इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द मीजल्स। दोस्तों मीजल्स से बचने के लिए अपन वैक्सीन देते हैं। बहुत सारी हमने वैक्सीन के बारे में
आगे पढ़ेंगे कि वैक्सीन क्या होती हैं, लेकिन बचाव के लिए जो है वैक्सीन अपन देते हैं। वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे से कोविड के अंदर, कि कोविड और कोरोना से बचने के लिए हम क्या दे रहे थे, वैक्सीन दे रहे थे। क्या कोरोना से वैक्सीन जो है ट्रीट कर रही थी कोरोना को? नहीं, कोरोना से बचा रही थी। हम उनको दे रहे थे जिनको बीमारी नहीं हुई है, ठीक है। तो वैक्सीन क्या करती है, बचाती है। लेकिन कैसे बचाती है दोस्तों? ये बचाती है, क्या करती है, ये हमारे बॉडी में जैसे ही जाती है तो इसके खिलाफ जो वायरस है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, हमारी बॉडी में प्रोटीन बनने लगती है, ऐसी प्रोटीन जो एंटीबॉडी कहलाती है। कहने का मतलब एक ऐसी प्रोटीन बनेगी जो उस एंटीजन को खत्म कर देगी, जो भी बाहर से माइक्रोऑर्गेनिज्म आएगा उसको खत्म कर देगी। तो हम वैक्सीन देते हैं उसको, इससे हम बचा सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज है दोस्तों, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं अपन 0.25 mg पर kg विद इन 3 to 4 days of exposure। 3 to 4 days ऑफ एक्सपोजर। दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब होता है ये रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। देखो एक बार आपको एंटीबॉडी एंटीजन का मतलब समझा देता हूं। एंटीजन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करे, हमारी बॉडी में बाहर से आए, जैसे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको तो अपन कहेंगे एंटीजन। और एंटीबॉडी का मतलब होता है कि हमारे बॉडी की एक ऐसी प्रोटीन जो हमें उन सारे के सारे एंटीजन से बचाए। तो एंटीबॉडी का मतलब हमारी प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है जो दूसरे एंटीजन से हमें बचाती है, ठीक है। और ये वैक्सीन क्या करती है, ऐसी ही प्रोटीन हमारे बॉडी में डेवलप करवाती है जिससे हम बच जाते हैं। अब बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब होता है दोस्तों ये रेडीमेड एंटीबॉडी होती हैं जो कि किसी भी बीमारी के लिए हमारे पास पहले से अवेलेबल होती है बॉडी से बाहर, और अपन क्या करते हैं इन रेडीमेड एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर एंटर करवा देंगे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये इंसान है, इसकी ये बॉडी है, ठीक है। इसकी बॉडी में क्या हो गया है, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है, ठीक है। अब 3 से 4 दिन ही हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ठीक है। अपन ने क्या किया, इसको रेडीमेड एंटीबॉडी जो है इसके अंदर डाल दी। अब ये रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो क्या करेगी, इस माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगी। अब ये रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो इसको खत्म कर देगी, और ये एंटीबॉडी जब इसको खत्म कर देगी तो हम बीमारी से बच जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये एंटीबॉडी गई है वो कैसी थी, रेडीमेड थी, ठीक है। मतलब हमने बनी बनाई दी थी, इसीलिए इसको रेडीमेड एंटीबॉडी कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स को। कितनी देंगे, 0.25 mg पर kg, मतलब 1 किलो का अगर बच्चा है तो उस पर 0.25 mg देंगे। मतलब कोई 1 किलो का तो नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कोई 10 किलो का है, ठीक है, तो 10 किलो इंटू 0.25 mg, ठीक है। तो इसको mg, तो इसको गुना करेंगे तो जितना भी आएगा उतना इसको अपन दे देंगे दवाई, ठीक है। कब देंगे, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर देंगे। अगर बाद में देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 से 4 दिन के अंदर इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा एंटीजन जो है अपनी ग्रोथ कर लेगा बॉडी के अंदर जाकर के, और जैसे ही हम ये एंटीबॉडी इसके अंदर देंगे तो ये एंटीबॉडी कोई काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी सामने वाला जो वायरस है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, बहुत ज्यादा संख्या में है, इसलिए ये इसको मार नहीं पाएगी, ठीक है, इसलिए नहीं देते हैं। उसके बाद में इसके जो है बचने के लिए हमारे पास में WHO ने जो है कुछ प्लान भी दिए हैं, 3 प्लान दिए हैं, उनको हमें फॉलो करना है। कुछ स्ट्रेटजी बताई है हमें WHO ने, जिससे हम खसरा से बच सकते हैं। तो दोस्तों खसरा से बचने के लिए WHO के द्वारा दी गई स्ट्रेटजी जो है वो दोस्तों 3 है। पहली है कैचअप प्लान, दूसरी है कीप अप प्लान, और तीसरी है फॉलो अप प्लान। जो कैचअप प्लान है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, WHO ने कहा कि कैचअप प्लान का मतलब है कि जो 9 मंथ से लेके 14 साल के 9 महीने से लेके जो 14 साल तक के बच्चे हैं उन सभी को वैक्सीनेटेड कर दो। सबको क्या कर दो, वैक्सीन लगा दो। उनको कंप्लीट 9 महीने से 14 साल के जितने भी बच्चे, सबको वैक्सीन लगा दो। अगर वैक्सीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सभी बच्चों के अंदर बन जाएंगी एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी अगर पहले से मौजूद होगी तो आने वाले एंटीजन को, माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगी और बीमारी नहीं होगी। तो एक तो ये तरीका बताया। दूसरा तरीका क्या बताया, दूसरा प्लान कौन सा बताया, दूसरा प्लान बताया कीप अप प्लान। इसमें कहा गया कि अप्रोक्सीमेटली 95% चिल्ड्रंस को
2 डोज ऑफ मीजल्स के साथ वैक्सीनेटेड कर दो। कौन कौन सी 2 डोज हैं? एक तो लगती है 9 महीने, 9 महीने से 12 मंथ, 9 से 12 मंथ पे लगती है। एक लगती है 16 से 24 मंथ पर। तो दो वैक्सीन से लगभग 95% बच्चों को सबको वैक्सीनेटेड कर दो, ताकि इन सारे बच्चों में 2 वैक्सीन लग जाएंगी तो उससे कोई भी बीमारी आएगी तो पहले से एंटीबॉडी मौजूद होगी और बीमारी नहीं फैलेगी। उसके बाद में आता है फॉलोअप प्लान। फॉलोअप प्लान का मतलब होता है दोस्तों फॉलोअप करना, मतलब कि जैसे कोई भी प्रेग्नेंट महिला आती है तो उसको बोलते हैं फॉलोअप के लिए आप वापस आना 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 वीक बाद। तो उसका मतलब है उसको दोबारा बुलाना। ऐसा ही इसका भी मतलब है फॉलोअप का मतलब कि जैसे अपन पोलियो के टीकाकरण करते हैं, पोलियो के कैंप लगाते हैं बीच बीच में, साल में, 2 साल में, 6 महीने में, ऐसे ही इसने WHO ने कहा कि भैया जैसे पोलियो के लिए आप कैंप लगाते हो ऐसे ही मीजल्स के लिए भी कैंप लगाने चाहिए 2 से 3 साल के अंदर, तो ताकि हम इस बीमारी से बचाया जा सके, इस बीमारी को कम किया जा सके। तो आज का क्लास यहीं तक। इसमें जितनी भी सारी चीजें पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको सबको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।